यूपी पीजीटी अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे करें, कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करें, इसके लिए हमारी सीरीज जारी है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो हमारी यह सीरीज जारी है, ये केवल यूपी पीजीटी के लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी प्रदेश हैं और जहां पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अर्थशास्त्र की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उन सभी के लिए भी यह पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही सामान्य जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यह सीरीज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए है। यहाँ पर हम जो आपको पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुका हूं, यहाँ पर तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, समझाने की कोशिश करेंगे आसान से आसान शब्दों में। लेकिन इसी के साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप सक्सेस हो सकें, इसके लिए हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं या किस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इन पर बन सकते हैं। लेकिन इनको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, इसको हम भेजेंगे आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन आंसर हम भेजेंगे या भेज चुके हैं, उनका आनंद लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि आपकी जो सफलता है वो निश्चित आपके हाथों में है। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, लिखना भी है, शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं। तो समस्या है आर्थिक समस्या, या इसी को कहते हैं दुर्लभता की समस्या। आर्थिक समस्या, इसका दूसरा नाम है दुर्लभता की समस्या, और इसी का अगला नाम है मितव्ययता की समस्या। अब ये समस्या पैदा क्यों होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में? किसी भी अर्थव्यवस्था का मीनिंग है कि दुनिया में जितने देश हैं, सभी देशों की अपनी इकोनॉमी है, अपनी अर्थव्यवस्था है। तो केवल भारत के पास नहीं है समस्या, और न केवल अमेरिका के पास है, चाहे वो विकसित देश हैं और चाहे वो विकासशील हैं, चाहे वो अत्यंत निर्धन देश, सभी के सामने ये समस्या पैदा होती है। कौन सी समस्या? आर्थिक समस्या या दुर्लभता की समस्या, या इसी को कहते हैं मितव्ययता की समस्या। अब ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का दुर्लभ या कम होना। मानवीय आवश्यकताएं क्या है? इंसान की बहुत ज्यादा है, आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हैं कि उनको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों पूरा नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वो दुर्लभ हैं या कम है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि जो डिमांड है मनुष्य के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की, उसकी तुलना में जो सप्लाई है साधनों की वो कम है, और इस कारण से आती है आर्थिक समस्या या दुर्लभता की समस्या। यहीं पर दूसरे रूप में भी लिखा हुआ है असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, यानी कि आवश्यकताएं कैसी इंसान की? असीमित हैं, असीमित हैं, लेकिन उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वो कैसे हैं? सीमित हैं, कम हैं, जिसलिए कहा जा रहा है कि ये दुर्लभ हैं। और यदि साधन क्या होते? मांग के बराबर ही हो जाते, जितनी मनुष्य क्या करता? मांग करता, और उतनी ही क्या होते? साधन भी होते, तो फिर इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती, आर्थिक समस्या पैदा नहीं होती, और न आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत होती, न किसी अर्थव्यवस्था का जन्म होता, क्योंकि सब फ्री मिल जाता। ठीक है, ना कुछ काम करना पड़ता, ठीक है, ना प्रोडक्शन करना पड़ता, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता। ठीक है, यदि क्या होता है? साधन क्या होते? मनुष्य की आवश्यकताओं के बराबर ही होते। तो इस प्रकार से ये होगी आर्थिक समस्या। अब देखिए, जब साधन क्या है? कम है और आवश्यकताएं ज्यादा हैं, तो क्या करना है? उत्पादन तो करना ही करना है, मनुष्य को खाना पीना तो है ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, ठीक है, और किन का ना करे। तो इसके लिए आता है चुनाव, अर्थात उसे विभिन्न आवश्यकताओं में से कुछ जो बहुत ही जरूरी आवश्यकताएं हैं, जिसको पूरा करना उसके लिए बहुत आवश्यक है दुर्लभ साधनों से, तो उसे उन आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को चुनना पड़ता है, उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से
विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं उनको तो पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि साधन क्या है, कम है उसके पास, माना धन कम है, तो उसे कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करनी है अपनी सीमित साधनों के द्वारा या सीमित धन के द्वारा, उन आवश्यकताओं को उसे क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो इसलिए आता है चुनाव की समस्या, और ये चुनाव की समस्या ही जो होती है वो आर्थिक समस्या को जन्म देने का काम करती है। आर्थिक समस्या को समझने के बाद चलते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की ओर। कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जिन्हें की अर्थव्यवस्था की मौलिक या मूलभूत समस्याएं कहते हैं, ये कितनी होती हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो ये होती हैं चार। कितनी होती हैं? चार। इट मीन्स हुआ कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, मौलिक समस्याएं हैं या मूलभूत समस्याएं हैं, वो चार होती हैं, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से चार केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था की, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो और चाहे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कितना ही अमीर देश हो और चाहे वो कितना ही गरीब देश हो, सबके सामने इस प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। अब ये समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहली जो समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। इसके सामने लिखा हुआ है, इसमें आता है साधनों के आवंटन की समस्या। क्या आता है इसमें? साधनों के आवंटन की समस्या, अर्थात कौन कौन से साधन यूज किए जाएं, कितने किए जाएं, ये वाली चीज यहां पर आती है। क्या उत्पादन किया जाए, इसको सॉल्ट में कहेंगे किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। किन किन मतलब सभी का तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन या साधन क्या है, दुर्लभ है, इतना धन नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है, इतनी श्रम शक्ति नहीं है, इतनी जमीन नहीं है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जा सके। इसलिए कहा जा रहा है क्या उत्पादन किया जाए। इसमें क्या आता है? साधनों के आवंटन की समस्या। क्या उत्पादन किया जाए, इसका सीधा सा अर्थ होता है किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था को पहले डिसाइड करना पड़ता है, किसी देश को डिसाइड करना पड़ता है कि वह किन किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। उदाहरण के लिए कृषि में मान लेते हैं गेहूं, चावल, अरहर, राजमा, इनका चयन कर लिया जाता है कि हाँ इन फसलों का हम कृषि के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। और मशीनों की भी सूची बना दी भाई, ट्रांसफार्मर की करेंगे, टरबाइन की करेंगे, कार की फैक्ट्री की करेंगे, या फिर सीमेंट की फैक्ट्री की करेंगे, लोहे की फैक्ट्री का, इन का क्या करेंगे हम? उत्पादन करेंगे। तो पहले होगा इन इन वस्तुओं, अर्थात किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए इन इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। दूसरा होगा इसी में कि कितना करेंगे, इसके ऊपर मात्रा आती है। पहले तो डिसाइड लिस्ट बना दी कि इन इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उसके बाद आता है कि कितनी मात्रा में करेंगे। ठीक है, कितने कुंतल में करेंगे, समझ लेते हैं उदाहरण के लिए, या मशीनों का संख्या में कितना करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर दो चीजें किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा, किसी देश के द्वारा डिसाइड की जाती हैं कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था या देश क्या करता है? डिसाइड या निर्णय करता है। पहली समस्या तो यहाँ पर होगी। फिर अगली समस्या उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जब डिसाइड कर दिया कि भाई कृषि में ये पैदा करेंगे और मशीनों में ये क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे, तो अगली समस्या खड़ी होती है, उसका नाम है उत्पादन कैसे किया जाए। क्या समस्या उत्पन्न होती है? उत्पादन कैसे किया जाए, किसका? इनका। इनका उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे किया जाए में क्या आता है? तकनीकी के चयन की समस्या, अर्थात टेक्नोलॉजी की बात होती है कि गेहूं है और चाहे राजमा है, चाहे ट्रांसफार्मर है, टरबाइन है, इनका उत्पादन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आती है टेक्नोलॉजी के चुनाव की समस्या कि किस तकनीकी के द्वारा इन इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो तकनीकी दो प्रकार की हैं भैया, एक है श्रम प्रधान तकनीकी। कौन सी तकनीकी है? श्रम प्रधान, जिसमें काम कौन करता है? खेती बाड़ी से लेकर सभी काम जो करेगा वो मानवीय श्रम द्वारा किया जाएगा, यानी कि इंसान करेगा। तो जिस काम को इंसान क्या करेगा, अपने शारीरिक क्षमता के बल पर करने वाला है, वो श्रम प्रधान तकनीकी कहलाएगी। दूसरी तकनीक आती है पूंजी प्रधान तकनीकी, जिसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो श्रम प्रधान तकनीकी है उत्पादन करने की,
चाहे वो गेहूं की है, चावल की, अरहर की, राजमा की। ओके जी, इसमें मानवीय श्रम द्वारा खेती की जाएगी। दूसरा है कि खेती को आप पूंजी प्रधान तकनीकी के द्वारा कर सकते हैं, अर्थात मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार से दो तकनीकियां मुख्य रूप से आती हैं। तो इसमें क्या आता है, तकनीकी के चुनाव की समस्या। अब तकनीकी जब क्या करता है, चुनाव कर लेता है कोई देश कि भैया हम श्रम के द्वारा करेंगे या पूंजी के द्वारा करेंगे, तो ये प्रत्येक देश को देखना होता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी हैसियत क्या है। अब जो पूंजी प्रधान देश हैं, जो विकसित देश हैं, तो उनके पास तकनीकी कौन सी ज्यादा रहती है, पूंजी प्रधान रहती है। और जो अल्प विकसित देश हैं, गरीब देश हैं, वो किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो श्रम प्रधान तकनीकी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि ये श्रम प्रधान है और पूंजी प्रधान, दोनों को मिलाकर भी उत्पादन किया जाता है, किसका, वस्तुओं और सेवाओं का। लेकिन पहले ही बताया, जो उत्पादन के साधन हैं वो कम हैं, वो जरूरत से बहुत ही कम है, और आवश्यकताएं जरूरत से भी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही, जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आता है कि जो साधन है या जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होना चाहिए, अच्छे ढंग से इस्तेमाल उनका होना चाहिए। इट मीन्स हुआ कि कम कीमत पर, कम लागत पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना। यानी कि लागत जब कम होगी तो वस्तु की कीमत भी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में वस्तु को खरीदने के लिए प्रत्येक इंसान क्या रहेगा, सक्षम रहेगा। तो उत्पादन की जो तकनीकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कुशलतम होनी चाहिए, जो संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सके, वेस्ट मटेरियल कम से कम जाए, और जो दुर्लभ अति दुर्लभ संसाधन है उनका उपयोग कम से कम किया जाए। ओके, तीसरी समस्या, अर्थात पहले ही आई, यहां पर उत्पादन की तकनीकी भी डिसाइड कर ली कंट्री ने, ठीक है जी, किसी देश ने, अर्थव्यवस्था ने तय कर ली। फिर अगली समस्या होती है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात जो ये गेहूं चावल और हम मशीनों की बात कर रहे हैं, इसका उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें आता है राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जितना उत्पादन एक देश में एक साल में पूरा हो रहा है, चाहे वह कृषि वस्तुओं का हो रहा है और चाहे वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का हो रहा है, इसको कौन करते हैं, इसे करते हैं उत्पादन के साधन। कौन करता है, उत्पादन के साधन इसको करते हैं। तो इसमें इनका जो पुरस्कार है, अर्थात किसका कितना कितना अंशदान होगा, कितना कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि उत्पादन जो किया जाएगा, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे उनका हो, ये अकेला नहीं होगा, ये सभी साधनों के सहयोग से किया जाएगा। अब जितने साधन इसमें लगेंगे उनको कितना कितना पैसा दिया जाए, उनको कितना कितना धन दिया जाए, तो ये आता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें आता है आपका राष्ट्रीय उत्पादन की वितरण की समस्या। और राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है, टोटल जितना उत्पादन हुआ और उसका मूल्य निकाल दिया जाए, तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम को जो एक साल में हुई, उसको उत्पादन के साधनों के बीच कितना कितना देना चाहिए। ओके, मान लेते हैं कुल आय, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय आय हम कह रहे हैं, कि राष्ट्रीय आय हुई 100 करोड़ एक साल में, ठीक है जी, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करके 100 करोड़ रुपए अर्जित हुए। ओके, अब उत्पादन के साधनों में जैसे भूमि को, श्रम को, पूंजी को, साहस को, इनको कितना कितना मिलना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं, लेकिन पहली जो थ्योरी आई थी, समान वितरण का सिद्धांत आया कि उत्पादन के जितने साधन हैं सबको बराबर क्या करना चाहिए, आय देनी चाहिए। अर्थात 100 करोड़ में जितने लोगों ने काम किया, जो भी संसाधन यूज किए गए, तो उनको बराबर पैसा देना चाहिए। ठीक है, तो बराबर देंगे तो इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे होगा कि समान वितरण से सभी की स्थिति एक जैसी होगी। अर्थात ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, सबको बराबर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं आय का न्यायपूर्ण वितरण। क्या कहते हैं इसको, आय का न्यायपूर्ण वितरण, ऐसा इसमें रहता है। ठीक है, समान वितरण में। उसके बाद अगली थ्योरी आई असमान वितरण की, किसके, राष्ट्रीय आय की। ये असमान वितरण का अर्थ है यदि सभी को समान वितरण कर दिया जाए, ठीक है जी, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको भी उतने रुपया, जो आलसी है कम काम कर रहा है उसको भी उतने रुपए दे दिए जाए, तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा तो वो भी क्या करेगा, वो आलसी के बराबर आ जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा। वो देख रहा है कि जब मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ज्यादा परिश्रम कर रहा हूँ और मुझे भी उतने रुपये, और जो बहुत ही कम कर रहा है उसको भी उतने रुपये, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
जो अधिक उत्पादन करने के लिए तैयार है, जो पूरी सामर्थ्य हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, वो भी इसके लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। इसलिए आया कि आय का असमान वितरण। इट मीन्स हुआ जो ज्यादा काम करेगा, ठीक है, उसका पुरस्कार उतना ही ज्यादा होगा। जो जितना बड़ा अधिकारी होगा भाई उसका वेतन उतना ही ज्यादा होगा, और जो फोर्थ क्लास में होगा उसका वेतन क्या होगा, कम होगा। यदि अधिकारी का वेतन और फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी उनका वेतन बराबर हो जाए तो अधिकारी बनने की होड़ काहे क्यों लगे रहेगी। उन्हें कहा कम पढ़ो, ठीक है जी, और बन जाओ, बराबर पैसा मिलेगा। तो असमान वितरण यानी कि आय का असमान वितरण क्या करता है कि उन लोगों को अधिक प्रोत्साहित करता है जो ज्यादा मेहनत करते हैं, कि भैया हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा, हम ज्यादा सेठ बनेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है असमान वितरण। और वर्तमान में जो चलता है वो असमान वितरण ही चलता है। अपने देश में या किसी भी देश में आय का समान वितरण नहीं है, सबके पास बराबर पैसा है। सबके पास क्या है, धन की एक समानता नहीं है, सबके पास धन अलग अलग है। कई तो अरबपति हैं और कहीं क्या है, गरीब पति भी बने हुए हैं। और तीसरी बात आती है असमान वितरण की जो समस्या है, ठीक है, असमान वितरण को कम करना। अब पहले तो है समान वितरण तो हो नहीं सकता है, असमान वितरण हो गया, लेकिन ज्यादा असमान वितरण होगा और गरीब लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका भी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आया कि सरकार का काम है कि असमान वितरण को किस प्रकार से कम किया जाए, अर्थात गरीबी को कैसे दूर किया जाए। ये चैलेंज रहता है किसके पास, सरकारों के पास, प्रत्येक अर्थव्यवस्था या प्रत्येक देश की सरकार के पास। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या, ठीक है, और तीसरी के बाद चौथी समस्या, विकास कैसे किया जाए। विकास कैसे किया जाए, इसमें आता है आर्थिक विकास की समस्या, यानी कि देश का विकास कैसे किया जाए। यानी कि हर अर्थव्यवस्था चाहती है अपना विकास करना, अपने देश का विकास करना, लेकिन आर्थिक विकास की समस्या, ठीक है, कैसे किया जाए। ये समस्याएं सारी उत्पन्न क्यों हो रही हैं, ये हो रही है संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण, संसाधनों की अत्यंत कमी होने के कारण। किसके बनस्पत, मनुष्य की जीवन की आवश्यकताएं बहुत अधिक होने के कारण। तो देखो विकास कैसे किया जाए, इसमें क्या आएगा, आर्थिक विकास की समस्या। कभी कभी मैचिंग करने के लिए आता है, ठीक है, इसको, ठीक है, 1 2 3 और 4 और इन्हीं के साथ मैच करना है, तो इसको भी याद रखना है। तो विकास कैसे किया जाए भैया, तो प्रत्येक देश को अपना विकास करना है। तो देखिए जितना कुल आय किसी देश में माना एक साल में पैदा हुई, अर्जित हुई, मान लेते हैं 200 करोड़ रुपए किसी देश में कुल राष्ट्रीय आय हुई, ठीक है, एक साल में अर्जित हुई। अब यहाँ पर दो चीज आती हैं, एक आता है उपभोग और एक आता है बचत। दो चीजें होती हैं कि इस 200 करोड़ में से कोई अर्थव्यवस्था यदि पूरा का पूरा पैसा 200 करोड़ जितना कमाया उपभोग पर, खाने पीने पर खर्च कर दिया जाए उसके द्वारा या कर लिया गया, तो दूसरे भाग में उसकी बचत जो होगी वो शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब शून्य हो जाएगी तो इसका असर क्या पड़ेगा, पूंजी निर्माण, क्योंकि बचत जो होगी आगे चलकर पूंजी का निर्माण करती है। बचत जो होती है उसी का निवेश किया जाता है, इसलिए सरकार क्या करती है, बचतों को प्रोत्साहित करती है। बैंक में पैसा जमा करे और वही पैसा जब इकट्ठा होता है बचत के रूप में, फिर उधार दिया जाता है किसको, जो काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। तो यदि बचत शून्य हो गई, सब खा पी दिया, ठीक है जी, तो पूंजी निर्माण क्या होगा, शून्य होगा। तो अब आती है कि क्या करना चाहिए, आता है चयन की समस्या, कि भैया उपभोग की बात कर दी, ठीक है जी, और दूसरा बचत की बात कर दी, इन दोनों में चुनाव करना है। तो क्या करना है भैया, ऐसा करते हैं कि जो उपभोग है ये तो वर्तमान में करना, उपभोग को शून्य भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी के साथ ध्यान रखना है कि बचत भी जरूरी है, क्योंकि बचत जितना करेंगे वही पैसा आगे पैसा को कमाने के काम आएगा। तो उपभोग की जो समस्या है कि भैया इसका ये है कि वर्तमान में, यानी कि वर्तमान की जो आवश्यकता है उसका कुछ त्याग करिए, उपभोग कम करना है, ठीक है जी। और जब उपभोग कम करेंगे तो कुछ पैसा बचेगा, तो वो क्या करेगा, भविष्य का निर्माण करेगा या पूंजी का निर्माण करेगा। ये रहती है चेन की समस्या। तो देखो पूंजी का निर्माण कब होने वाला है, पूंजी का निर्माण तब होगा जबकि क्या होगा, वर्तमान उपभोग को कम किया जाएगा, अर्थात कुछ उपभोग का त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके भविष्य में पूंजी बचेगी और उस पूंजी से फिर अगली पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है जी। अब कैसे होगा, देखो भाई 200 करोड़ रुपए कमाए माना बाद
और इसी में से 50 करोड़ क्या कर दिया, बच गए, ठीक है जी, और 150 करोड़ का उपभोग कर दिया, तो बचत फिर शून्य नहीं होगी, 50 करोड़ क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, और वो आगे चलकर पूंजी का निर्माण करने वाली है। इसको भी आसान भाषा में समझते हैं कि हमारे घर में हमने पैसा आया, जितना आया उतना हमने सब खा पी दिया, ठीक है, गाड़ी लाए, घोड़ा लाए, सब खत्म कर दिया, फिर आया, फिर खत्म कर दिया, ठीक है, तो बचेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं, और आगे चलकर फिर क्या होगी, समस्या पैदा होने वाली है कि भविष्य में ऐसा थोड़ी पैसा आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो इसलिए कहा जाता है बेटा, जितना पैसा आ रहा है उसमें से कुछ भाग क्या करना है, बचत करना है, और बचत करने से क्या होगा, भविष्य में आप क्या कर सकता, को आदमी अच्छा सा मकान बना सकता है, अच्छा सा गार्डन बना सकता है, अच्छी सुख सुविधाएं जुटा सकता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर उपभोग और बचत में चयन करना है, लेकिन चयन क्या करना है कि उपभोग को कम करना पड़ेगा, और ठीक है, तब जाके बचत होगी, और बचत से भविष्य का निर्माण होगा और पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी का निर्माण में क्या क्या निर्माण हो सकता है भाई देश में, जैसे सड़क है, ठीक है, सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, बैंक होगा, दूरसंचार, पतन, यानी कि ये तमाम प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये डेवलप होंगे, जिससे देश क्या होगा, और आगे बढ़ने की ओर काम करेगा। तो जब देखो भैया ये चीजें बनेंगी तो इससे क्या होगा, इसे कहते हैं पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण करने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या मिलेगा, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। जब उनके पास पैसा आएगा तो उससे अगला चरण क्या होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जीवन स्तर में सुधार होने का अर्थ है कि जो व्यक्ति पहले बेरोजगार था या गरीब था, उसके हाथों में कुछ पैसा आ गया, रोजगार पर लगने पर, काम धंधे में लगने पर, तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो बाजार से हर वस्तु जो उसके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है उसको खरीदने में सक्षम होगा, तो उसे कहा जाएगा जीवन स्तर में सुधार होगा। अब आती है कि आर्थिक विकास की बात आ रही है कि देश को विकास करना है, तो विकास में क्या होता है कि कभी मंदी आती है तो कभी तेजी आती है, इस प्रकार से उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो हर कोई देश चाहता है कि जो विकास हो वो कैसा हो, अस्थायी विकास हो, ठीक है, जो विकास यदि 5% की दर से भी चल रहा है तो लगातार होता रहे, ऐसा नहीं कि 5 की जगह सीधे 1% पे आ गया या 0 पे आ गया। अस्थायी विकास की बात हो रही है, जिसे कहते हैं स्टेडी ग्रोथ। तो इस प्रकार से ये समस्या रहती है किसी के पास, किसी देश का विकास कैसे किया जाए। अब देखो भैया, हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, जिसको कि मौलिक समस्या भी कहते हैं और मूलभूत समस्याएं भी कहते हैं, ये 4 हैं, 1 2 3 4। अब देखो समस्या तो हैं, समस्या तो हैं, ये 4 हैं। इसी के साथ बता दें, एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक पर अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं ही बताई गई हैं, एनसीईआरटी की बुक पर। लेकिन जो एमए में, ये जो कह सकते हैं जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है एचएल आहूजा की, उस पर ये 4 केंद्रीय समस्याएं लिखी गई हैं और विस्तार से बताई गई हैं, इसलिए मैं एडवांस लेवल से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए इतनी समस्याएं तो गिना दी, एक के बाद एक के बाद अगली अगली, कुल मिलाकर 4 समस्याएं पैदा हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि समस्याएं तो गिना दी, अब इसके बाद आता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो अब समाधान के बारे में समझते हैं भैया। देखो समाधान करने के लिए क्या है कि दुनिया के अंदर 2 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां चली। शुरुआत में 2 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां चली, ठीक है, क्या क्या चली, एक थी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, इनके बीच आय का वितरण कैसे हो, विकास कैसे किया जाए। तो पूंजीवादी जो समर्थ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो निर्धारण होगा सारी चीजों का, ठीक है, समस्याओं का जो समाधान होगा वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया है, अर्थात जितनी वस्तुओं की मांग हो सकती है, ठीक है, उतनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर डिमांड और सप्लाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनाया, और यहां पर जो होता है मुख्य रूप से कीमत जो तय होती है वस्तुओं की सेवाओं की, वो सरकार नहीं करती है। उत्पादन जो भी हो रहा है उनका जो कीमत होने वाला है कितना रहेगा, इसका निर्धारण सरकार नहीं करती है, बल्कि कौन करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियां, कितनी डिमांड है, ठीक है, और उसी के बराबर यदि सप्लाई भी आती है, इट मीन्स हुआ कि जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती हैं
वहां पर वस्तु की कीमत ऑटोमेटिक रूप से क्या होती है, डिसाइड होती है। इस किसी कारण से यदि मांग और पूर्ति में क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप ही कीमत क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो देखो भैया, ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान कीमत यंत्र करता है, या हम कह सकते हैं मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होता है। इसके अलावा और भी क्या होता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, ये किस इन पर जो अधिकार होता है वो पूंजीपतियों का होता है, व्यक्तिगत लोगों का होता है, खुद का उनका अपना मालिकाना हक होता है। इसी के साथ वर्तमान में बता दें, जैसे कि किताबों में लिखा रहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और वहां की सरकार उसमें क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है, इंटरफियर करती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति खराब होने वाली उसको ठीक किया जा सके। तो इस प्रकार से पूंजीवादियों ने तो भैया मांग और पूर्ति की शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया कि भैया इन समस्याओं का समाधान स्वतः अर्थव्यवस्था करेगी। इसके ठीक उल्टा चली समाजवादी अर्थव्यवस्था सोवियत रूस में। ठीक है, सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है जी, जिस जो कि अब अलग होकर मात्र अब रूस रह गया। 1991 तक जो था सोवियत संघ था, ठीक है, उसके अंदर बहुत कंट्रीज थी। रूस के अलावा जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो थी सोवियत संघ के अंतर्गत थी, लेकिन वो बाद में अलग हो गई। ठीक है, 15 देश 91 में अलग हो गए, अब रूस बचा। तो सोवियत संघ में पहले क्या चलता, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो वहां पर उत्पादन कैसे, अर्थात इन समस्याओं का निदान कैसे किया गया, सरकार ने कहा भैया पूंजीवाद का उल्टा होता है समाजवाद। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने क्या कहा कि उत्पादन जो करेगा हम करेंगे, यानी कि सरकार करेगी पूरा उत्पादन, कीमत भी सरकार ही डिसाइड करेगी। ठीक है, कोई व्यक्ति अलग से प्रोडक्शन नहीं करेगा वस्तुओं और सेवाओं का, सरकार स्वयं उत्पादन करेगी, उसकी कीमत तय करेगी। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जितना भी उत्पादन होगा, ठीक है, वो समाज के सभी व्यक्तियों में बांटा जाएगा। समाज के सभी व्यक्तियों में क्या किया जाएगा, इसका वितरण किया जाएगा, जिससे अमीरी और गरीबी का जो फासला है जो पूंजीवादी देशों में पैदा होता है, इसको खत्म करना है। ठीक है जी, खत्म करना है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि सरकार क्या करेगी, स्वयं उत्पादन करेगी। ठीक है, सारे खेत खलियान जो भी उत्पादन के साधन हैं, ठीक है जी, वो कैसे होंगे, सरकार के होंगे। जो उत्पादन होगा वो समाज के सदस्यों में बांट दिया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब सभी काम धंधे सरकार ने करने हैं, तो उसके लिए सरकार क्या बनाती है, वहां पर बनाती है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन बनाती है, जो कि कैसा होता है, एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है। अर्थात पूरे देश के लिए क्या उत्पादन किया जाए, कितनी कीमत होगी, किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए, ये सारा का सारा जो डिसाइड होता है वह केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा होता है, और वो होता है योजना आयोग के रूप में। तो इस प्रकार से देखिए, इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पूंजीवादी देशों ने अलग तरीका अपनाया, और जो समाजवादी देश थे उन्होंने अलग तरीका अपनाया। अगला आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात यहाँ पर कुछ बातें, ठीक है, कुछ विशेषताएं सरकार ने क्या किया, पूंजीवाद से ले लिया, और कुछ विशेषताएं कहां से ले ली, समाजवाद से ले लिया। तो कुल मिलाकर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है। कैसे होता है, जैसे पूंजीवाद में क्या होता है कि उत्पादन के जो बहुत सारे साधन है, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज रहती हैं, उन पर जो नियंत्रण रहता है, अधिकार रहता है, मालिकाना हक रहता है, वो किसका रहता है, जिसकी वो कंपनी होती है। तो ऐसे भारत में भी है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की कंपनी चल रही हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, उस पर मालिकाना हक किसका है, जो उसका मालिक है। टाटा मोटर्स में किसका हक है, जिसकी कंपनी है। तो ये तो हो गया पूंजीवाद की विशेषता। और अगली आती है समाजवादी व्यवस्था, जिसकी व्यवस्था कौन करती है, सरकार करती है। जिसकी व्यवस्था कौन करती है, सरकार करती है। कितनी उसकी कीमत होगी वो भी डिसाइड करना किसका काम है, सरकार का काम है। तो बहुत सारी कंपनीज है जो कि सरकार के अंडर में काम करती हैं, जैसे ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, भारत पेट्रोलियम, इसी प्रकार से BSNL हो गया, और इसी प्रकार से बहुत सारी जो कंपनीज हैं जिन पर की किसका नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर रहती है, यानी कि जैसे भारत है, ओके, मुख्य उदाहरण। तो इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उसने क्या किया, उसने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को अपना लिया। इस प्रकार से
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो और चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इन समस्याओं का समाधान किया जाता है अपने-अपने तरीके से। तो हमने आज क्या जाना? आज हमने जाना कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? कौन-कौन सी हैं और ये समस्याएँ क्यों उत्पन्न होती हैं? और इन समस्याओं का समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा किस प्रकार से निकाला जाता है? इसी के साथ आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से, बाँटने से और भी बढ़ता है।